हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 27 है। और आज हम देखेंगे आपका मौर्योत्तर काल। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन और मौर्य काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारा प्रैक्टिस करवा दिया है। तो आप पिछली वीडियोस में जाके सारे क्वेश्चन देख लेना, और जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो सीरीज़ चल रही है वो जैसे कि आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विम कट फिशेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है। ए ऑप्शन आपका शिव, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है कुबेर और डी ऑप्शन है आपका गणेश। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है शिव। इनके बारे में मैं बता दूं तो ये जो विम कट फिशेस के जो सिक्के थे, इस पे शिव के साथ नंदी और त्रिशूल की आकृति मिली है, और साथ में माहेश्वर की उपाधि मिलती है, महेश्वर की। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके सिक्कों पर महेश्वर की उपाधि मिलती है, तो विम कट फिशेस के सिक्कों पर महेश्वर की उपाधि मिलती है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, हैंड राइटिंग पे मत जाना। और विम कट फिशेस ने, इस विम कट फिशेस के बारे में बता दूं तो विम कट फिशेस ने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? सर्वलोकेश्वर। ये नोट कर लेना। सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इसके सिक्कों पे महेश्वर की उपाधि मिलती है। इसके बारे में कहते हैं कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन किया था वो सबसे पहले विमकट फिशेस ने किया था। किसने किया था? आपका विमकट फिशेस ने। और सर्वप्रथम उसने ही आहुति देते हुए या वेदी पर यज्ञ में लगे हुए राजा की प्रतिकीर्ति वाले सिक्कों का भी प्रवर्तन किया था। किसने किया था? तो विमकट फिशेस ने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। ए ऑप्शन है विमकट फिशेस, बी ऑप्शन है हुवेश, सी ऑप्शन रुद्रामन और डी ऑप्शन है शशांक। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। यह विमकट फिशेस के सिक्कों पर कौन सी उपाधि है? तो महेश्वर की उपाधि है सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? ए ऑप्शन आपका गुप्त, बी ऑप्शन है सातवाहन, सी ऑप्शन है कुषाण और डी ऑप्शन है आपका मौखरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है बी, सातवाहनों ने चलाया था। और क्यों चलाया था? क्योंकि दक्षिण में चांदी के स्रोत सीमित थे, इसलिए इन्होंने चांदी के एवज में इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है? ए ऑप्शन है प्राकृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है संस्कृत और डी ऑप्शन है ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका ए, प्राकृत। इसके बारे में बता दूं तो जो खारवेल का हाथी गुम्फा लेख है, इसकी खोज किसने की थी? तो विशप स्टर्लिंग ने किया था। किसने किया था? विशप विशप स्टर्लिंग। बिशप स्टर्लिंग। और कब किया था? तो 1825 में, 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्लिंग ने किया था। और ये जो आपका हाथी गुम्फा लेक है ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो ये उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी जो खंडगिरी पहाड़ियाँ हैं उसकी जो गुफा संख्या 14 है। उड़ीसा की जो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियाँ हैं गुफा संख्या 14 में ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि युद्ध में जहाज़ों का प्रयोग होता है, इसका सर प्राचीनतम लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका हाथी गुम्फा लेख से ही प्राप्त होता है, जहाज़ों के प्रयोग का। ठीक है। और भारतवर्ष और महाराज की उपाधि का उल्लेख भी सर्वप्रथम आपकी हाथी गुम्फा लेख में ही प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? प्राकृत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं जितना बताया मैंने सारा नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारवेल के हाथी गुम्फा में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन आपका नंदों का, बी ऑप्शन है मौर्यों का, सी ऑप्शन है शुंगों का, डी ऑप्शन है कर्णों का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। इसके बारे में बता दूं तो इस लेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने, किसने? महापद्म महापद्म नंद ने अपने शासन के 5वें वर्ष
तंसुली से राजधानी तक नहर का निर्माण कराया था अपने शासन के कौन से वर्ष, 5वें वर्ष। और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसी अभिलेख में महापद्मनंद के कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि महापद्मनंद के कलिंग विजय की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपके हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। और गुफा संख्या कौन सी है ये, तो ये गुफा संख्या आपका 14 है, उसमें ये आपका हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है। और इस लेक ये जो खारवेल का हाथी गुम्फा लेक है, इसमें प्राचीनतम जलीय नहर का प्रमाण भी मिलता है। कहाँ से मिलता है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राचीनतम जलीय नहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आपका हाथी गुम्फा लेक से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ए ऑप्शन आपका हाथी गुम्फा लेक, बी ऑप्शन जूनागढ़ लेक, सी ऑप्शन है एरड़ लेक और डी ऑप्शन है आपका धौली अभिलेख। तो इसमें जो सही आंसर है वो है हाथी गुम्फा लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था। ए ऑप्शन आपका कनिष्क, बी ऑप्शन है हुवेस्क, सी ऑप्शन है वसुदेव और डी ऑप्शन है मेनेंडर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका डी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मिनेंडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने किया था, आपका नागसेन ने। और ये इसका जो विवरण प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो मिलिंद पन्हों से प्राप्त होता है। मिलिंद पन्हों से प्राप्त होता है। और इसमें बताया गया है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन से वाद विवाद के बाद इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और मिनेंडर के बारे में बता दूं तो जो मिनेंडर का जो जन्म हुआ था वो आपका काबुल में, कहाँ हुआ था, काबुल में सिकंदरिया के कालसी ग्राम में हुआ था। सिकंदरिया में एक अलसंद द्वीप था, काबुल के सिकंदरिया में एक अलसंद द्वीप था, वहाँ पे कौन सा ग्राम था, कालसी ग्राम में किसका जन्म हुआ था, मिनेंडर का। ये नोट कर लेना। और मिनेंडर को इसके कुछ नाम है उसको भी मैं बता देती हूँ। मिनेंडर को आपका कंदर्म, पुष्पनिंद्र, और यक्ष क्रिमिस तथा महायक्ष इसको बोला गया यक्ष सॉरी यक्ष ये यक्ष क्रिमिश और महायक्ष, ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसको बोला गया है, तो आपके मेनेंडर को बोला गया है। कंदर्म, पुष्पनिंद्र, यक्ष क्रिमिस और महायक्ष। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन था, डी था, मेनेंडर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ। ये ऑप्शन आपका चोल वंश, बी ऑप्शन सुंग वंश, सी ऑप्शन है कुषाण वंश और डी ऑप्शन है आपका गुप्त वंश। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है वो है बी। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। बृहद्रथ कौन था, ये जो बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य शासक था और इसी का जो सेनापति था पुष्यमित्र सुंग। कौन था बृहदत्त का सेनापति, पुष्यमित्र सुंग। इसने बृहदत्त की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की थी। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि सुंग वंश, तो पहला शासक आपका पुष्यमित्र सुंग होता है और जो आखिरी शासक था वो देवभूति था। और इसकी हत्या कौन करता है, तो देवभूति की जो हत्या करता है वो आपका वसुदेव करता है। और ये इसकी हत्या करके वासुदेव इसकी देवभूति की हत्या करके कड़ वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की, कड़ वंश की। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंग वंश का संस्थापक था। ये ऑप्शन है पुष्यमित्र, बी ऑप्शन है खारवेल, सी ऑप्शन है आपका अग्निमित्र और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है ए। अभी मैंने बताया ना, पुष्यमित्र ये इसका बृहदत्त का सेनापति था और इसकी जो उपाधि थी वो सेनानी या सेनापति थी। किसकी उपाधि थी, तो ये पुष्यमित्र सुंग की। और दिव्यावतान में इसके पिता का नाम था, इसके जो पुष्यमित्र सुंग था इसके पिता का नाम दिव्यावदान में पुष्यधर्म बताया गया है। कहाँ बताया गया, दिव्यावदान में पुष्यधर्म। ठीक है,
और इसके बारे में और बता दूं तो हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र शुंग को औदभिज बोला गया है। क्या बोला गया? औदभिज। औदभिज। इसका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो आपका हरिवंश पुराण में। औदभिज का मतलब क्या था? अचानक उठने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया था? ये ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन है आपका दशरथ और डी ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका पुष्यमित्र शुंग। और इसके जो अश्वमेध यज्ञ इसने जो किया था इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो छठी पीढ़ी का जो ये जो छठी पीढ़ी के धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख था, कौन से अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। और ये कौन सी पीढ़ी में था? ये तो छठी पीढ़ी में। और किसका? ये तो धनदेव का है। वहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके साथ ही जो कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम नाटक था उसमें भी इस यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती। कौन सी नाटक था? मालविकाग्नि मित्रम में इस यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई थी? ये ऑप्शन आपका मौर्य वंश, बी ऑप्शन है सातवाहन वंश, सी ऑप्शन आपका सुंग वंश और डी ऑप्शन जो है आपका कुषाण वंश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सुंग वंश। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये जो आपका मनुस्मृति था ये मुख्यतः विधि विषयक ग्रंथ था। कौन सा विषय ग्रंथ था? विधि विषयक ग्रंथ। और इसको मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता था। मानव धर्मशास्त्र किसे कहते थे? मानव धर्मशास्त्री आपके मनुस्मृति को कहते हैं। और इसका जो अनुवाद था एक कोड ऑफ जेंटू लॉ, ये किसने किया था? तो ये किया था आपका एन.बी. हेलनेक ने। एन.बी. हेलनेक, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मनुस्मृति का जो अनुवाद किया था एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये एन.बी. हेलनेक ने किया था। और इसके बारे में कहते हैं कि अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली जो प्रथम कृति थी वो आपकी मनुस्मृति थी। और मनुस्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। कितनी वर्ण संकर जातियों का? 60 वर्ण संकर जातियों का। और मनुस्मृति ये भी कहता है कि स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार होता है। तो ये अगर ये क्वेश्चन ये पूछ देता है कि स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार होता है, इसका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो वो है आपका मनुस्मृति में। मनुस्मृति में। और इसमें मनुस्मृति में विधवाओं के लिए मुंडन प्रथा का भी उल्लेख मिलता है कि तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि विधवाओं के लिए मुंडन प्रथा का उल्लेख आप कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका मनुस्मृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे? ए ऑप्शन आपका महाभाष्य, बी ऑप्शन है गार्गी संगीता, सी ऑप्शन है मालविकाग्नि मित्र और डी ऑप्शन है मिलिंद पन्हो। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है बी, गार्गी संगीता। और इसमें इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो यवन आक्रमण का उल्लेख 3 ग्रंथों से प्राप्त होता है। एक तो आपका गार्गी संहिता से, दूसरा आपका कालिदास के मालविकाग्नि मित्र से और तीसरा जो प्राप्त होता है वो पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये जो गार्गी संहिता है इसमें ये वर्णित है कि ये जो आपके यूनानी जो थे वो आक्रमण करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में। और गार्गी संहिता में कहाँ मिलता है? तो गार्गी संहिता के युग पुराण अध्याय में। युग पुराण अध्याय में। ये मैंने जो बताया एक बार आप पॉज करके देख लेना ध्यान से, जितना मैंने बताया उसको नोट कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है शुंग, सी ऑप्शन आपका गुप्त और डी ऑप्शन है शक। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है बी, शुंग वंश से संबंधित था।
और ये जो मालविका अग्निमित्र है ये पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, और मालविका एक जो मतलब जो उसका पुत्र था अग्निमित्र, और ये नाटक में अग्निमित्र और मालविका नायिका की प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का वर्णन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना था? ए ऑप्शन है आपका अग्निमित्र, बी ऑप्शन है सुज्येष्ठ, सी ऑप्शन है वज्रमित्र, और डी ऑप्शन है देवभूमि। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है अग्निमित्र। और शुंग वंश के बारे में बता दो। और मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि शुंग वंश में कितने शासकों ने शासन किया था, तो टोटल 10 शासकों ने किया था। और कितने वर्षों तक किया था? 112 वर्षों तक किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं? ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है सुंग, सी ऑप्शन है कण्व, और डी ऑप्शन है आपका सातवाहन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, सातवाहन। और इन सातवाहनों को पुराणों में क्या कहा गया? तो सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। आंध्र भृत्य कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था? ए ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, बी ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी ऑप्शन है यज्ञश्री सातकर्णी, और डी ऑप्शन है सिमुक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका बी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो जो गौतमी सातकर्णी था इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका नासिक प्रशस्ति है। कौन सा है? नासिक प्रशस्ति है। और ये नासिक प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी माता गौतमी वल्लश्री ने इसका सॉरी इसकी जो नासिक प्रशस्ति है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माता थी वो गौतमी वल्लश्री ने इसका निर्माण कर इसको उत्कीर्ण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ए ऑप्शन आपका शिशुनाग वंश, बी ऑप्शन है उस सप्तकर्ण वंश, सी ऑप्शन है सातवाहन वंश, और डी ऑप्शन है आपका पुष्यभूत वंश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, सातवाहन वंश। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो नासिक प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े ने 3 समुद्रों, कितने समुद्रों? 3 समुद्रों। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और इसके साथ ही अरब सागर का पानी पिया था। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो क्षेत्र थे वो गौतमी सातकर्णी की अधीनता में आ चुके थे, जिसकी वजह से ये बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शक, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है हाल, बी ऑप्शन है सिमुक, सी ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, और डी ऑप्शन है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतमी सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था? ए ऑप्शन आपका भूमक, बी ऑप्शन है नहपान, सी ऑप्शन है चस्टन, और डी ऑप्शन आपका रुद्रदामन प्रथम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं। ये जो नहपान जो था ये क्षयरात वंश का सर्वाधिक शासक था। क्षयरात वंश का, कौन से वंश का? क्षयरात वंश का। और इसे पेरिप्लस का जो लेखक था, पेरिप्लस के जो लेखक ने इसे क्या बोला है? तो इसे मेम्बरस या नेम्बानुस का है। मेम्बरस पेरिप्लस का तो जो लेखक अज्ञात है ना उसका लेखक, तो पेरिप्लस के लेखक ने किसे मेम्बरस या नेम्बानुस का है, तो ये आपके नहपान को बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा था? ए ऑप्शन है गौतमी सातकर्णी, बी ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, सी ऑप्शन है हाल, और डी ऑप्शन है यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। और ये जो हाल था वो 17वां सातवाहन शासक था, और ये कवि भी था। ठीक है, और इसके दरबार में सर्ववर्मन, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्ववर्मन किसके दरबार में थे, तो ये आपके हाल के दरबार में थे, जो कि कातंत्र के लेखक थे। किसके लेखक थे? कातंत्र के। सर्ववर्मन कातंत्र के लेखक थे। और सर्ववर्मन के साथ बृहद कथा के जो लेखक थे गुणाढ़।
तो सर्ववर्मन और गुणाढ्य ये किसके दरबार में थे, तो ये आपके हाल के दरबार में थे। और ये जो हाल है, इन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखा। ये जो गाथा सप्तशती है आपका, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में लिखा गया ये गाथा सप्तशती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार शिलालेख संबंधित। ए ऑप्शन रुद्रसेन द्वितीय से, बी ऑप्शन रुद्रदामन से, सी ऑप्शन आपका रुद्रसेन प्रथम से, और डी ऑप्शन आपका खारवेल से। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रुद्रदामन से। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन थोड़ा सा बता दे रही हूँ। अगर आपको देखना होगा तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो जूनागढ़ लेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम लेख है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम लेख कौन सा है आपका, तो ये आपका गिरनार का जो जूनागढ़ लेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम लेख है। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली यानी कि गद्य पद्य, जो गद्य पद्य का मिश्रण होता था ना, उसको चंपू शैली कहते थे। कौन सा लेख है, गिरनार का जूनागढ़ लेख है। और इसमें 6 प्रकार के बलों की करों की प्राप्ति होती है। इसमें कितने प्रकार के करों की प्राप्ति होती है, 6 प्रकार के करों की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं हो पाई है, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था, बिजी हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे। तो ए ऑप्शन है आपका मौर्य वंश, बी ऑप्शन है रोमन, सी ऑप्शन है इंडो ग्रीक, और डी ऑप्शन है गुप्त काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ये सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसने किया था, इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों ने किया था। और जो लेख युक्त सिक्कों एवं शासक की आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भी सर्वप्रथम आपके इंडो ग्रीक शासकों ने ही किया था। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित जो सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो उसका जो श्रेय था वो आपका कुषाणों को जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, ये आपका सी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो जितना भी मैंने बताया है आप नोट कर लेना। और वीडियो आज थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने बनाया, इस वजह से गड़बड़ हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना होगा या कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगी। थैंक यू।